तो 30 सीटों के चुनाव में 239 सीट जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जीत बनाई थी 1952 के सबसे पहले बिहार नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। जो सेकंड पार्टी आई थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी, जिन्हें सिर्फ 23 सीटें मिली थी, और श्री कृष्ण भल्लाल साहे बने बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री। इस समय पे कांग्रेस ने वादे करे थे कि वो जमींदारी सिस्टम को खत्म करेगी, डेवलपमेंट करेगी अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और सैनिटेशन को नेक्स्ट लेवल पहुंचाएंगे। और इसमें से 2 वादे कांग्रेस ने पूरी तरीके से फुलफिल करे। जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 लाकर, जो कि उन्होंने 1952 आने तक इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। कई सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट भी इनिशिएट करे गए बिहार में, जैसे कि नलकोशी और गंधक। फिर अगले चुनाव हुए 1957 में 318 सीटों पर, और कांग्रेस ने 210 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली। इस इलेक्शन में सोशलिस्ट पार्टी और झारखंड पार्टी दोनों ही 31 सीट लेकर एक ओपोजिशन का उभरता चेहरा बनी। इस बार भी सीएम का रोल श्री कृष्ण भल्लाल साहे ने ही अदा करा। इस बार जमीन के साथ साथ एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी बड़े मुद्दे बने बिहार में। गवर्नमेंट ने कहा कि वो घर घर तक एजुकेशन पहुंचाएंगी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी, रोड को और अच्छा बनाएंगी, मगर ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सिर्फ रोड ही डेवलप हुई और कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं, जिसका असर 1962 के चुनाव में सीधा दिखने को मिला। कांग्रेस कहां 216 सीटों से 185 में सिमट कर रह गई। इस इंसिडेंट के बाद पंडित विनोदानंद झा जी को सीएम बनाया गया और सोशलिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे 50 सीटों तक छलांग लगाई। 1967 में हवा का रुख बदलने वाला था। पब्लिक कांग्रेस के राज से परेशान हो चुकी थी और कांग्रेस को सिर्फ 128 सीटें ही मिली। इस इलेक्शन में बहुत सारी ओपोजिशन पार्टीज को थोड़ी थोड़ी सीट मिली, जैसे सम्यक सोशल पार्टी ने 68 सीट उठाई, भारतीय जनसंघ ने 26 सीटें उठाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 24 सीटें काबू में करी। इन सारी छोटी छोटी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया और महामाया प्रसाद सिन्हा जी को बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर बनाया, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। इस गठबंधन को उन्होंने संयुक्त विधायक दल नाम दिया। यही देश का पहला गठबंधन था। गरीबी हटाना, लोगों तक जरूरतों की चीजें पहुंचाना, रोजगार लाना, इन सारी छोटी छोटी चीजों के प्रोपोगेंडा कांग्रेस ने चलाया, जिसका सीधा असर 1972 के इलेक्शन में दिखा, क्योंकि 318 में से 167 सीट कांग्रेस ने जीती और केदार पांडे बने बिहार के अगले सीएम। मगर 2 जुलाई 1973 में उन्होंने रिजाइन मार दिया पार्टी के इंटरनल क्लैशेस की वजह से। इंदिरा गांधी का डिक्टेटर बनने का सपना, जिस वजह से उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लॉन्च करी थी, बहुत सारे इवेंट हुए थे, इस चीज का सीधा जवाब जनता ने दिया 1977 के इलेक्शन में, जहां कांग्रेस सिर्फ 57 सीटों पर सिमट कर रह गई और जनता पार्टी 214 सीट पर संपूर्ण बहुमत बनाकर आई। फिर इंदिरा गांधी जी ने एक चाल और चली और 1980 में दोबारा इलेक्शन कराने पड़े, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल अनाउंस कर दिया था। और इस समय तक कांग्रेस के इंटरनल ही 2 पार्ट हो गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस यू। वैसे तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यू डिसॉल्व हो गया था 1986 में, लेकिन इंडियन हिस्ट्री पे एक बहुत बड़ा छाप छोड़ गया। और इंदिरा गांधी जी की चालाक राजनीतिक पैतरों की वजह से कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 169 सीटें हासिल करी और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली। 1985 की कहानी भी कुछ सेम ही थी, मगर बात बदली 1989 में, जब जनता दल ने 122 सीटें हासिल करी और कांग्रेस 71 पर ही रह गई और लालू प्रसाद यादव बने बिहार के सीएम। वह सीएम रहे 1977 तक। फिर उनकी बीवी रबड़ी देवी सीएम रही 2005 तक। बहुत लोगों ने इस टाइम को जंगल राज कहकर संबोधित किया, क्योंकि इस समय लॉ की हालत बड़ी खस्ता थी। बहुत सारे स्कैम हुए और सारे अलग अलग केसेस सामने आए, जिसमें से कुछ मेजर केसेस हैं शिल्पी गौतम मर्डर केस, आईएएस वाइफ केस और भी बहुत सारे हैं। शिल्पी गौतम मर्डर केस, जिसमें एक लड़की का कुछ दरिंदे रेप करते हैं, उसका मर्डर करते हैं और पुलिस इस रेप और मर्डर के केस को आत्महत्या बता देती है। इवन सीबीआई सीमन के दागों को पसीने का दाग बता देती है। बॉडी का पोस्टमार्टम होने से पहले ही सुसाइड घोषित कर दी जाती है और पुलिस वाले फिल्मी डायलॉग मारकर बोलते हैं कि हमने इतने केसेस देख लिए कि बॉडी देखकर ही बता देते हैं मर्डर है या सुसाइड। इस केस में बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े थे। जो सबसे बड़ा नाम था वो था साधु यादव, जो लालू यादव जी के भाई हैं। किडनैपिंग, ओपन फायर, करप्शन तो इस सरकार में आंसर भी नहीं हुए। लेकिन 2005 में जब जनता दल यूनाइटेड की 88, भारतीय जनता पार्टी की 55, राष्ट्रीय जनता दल की 54 और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 10 सीटें आई, तो कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं बना पाई। यहीं से शुरू होती है नीतीश कुमार जी की सीएम बनने की जर्नी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि उन्होंने किस पार्टी के साथ कब तक गठबंधन बनाया और कब तक गठबंधन तोड़े। सबसे पहला गठबंधन
गठबंधन बना 2005 में जेडीयू और बीजेपी का। नीतीश जी ने नारा दिया सुशांत का, जिसका मतलब होता है गुड गवर्नेंस। इस समय उन्होंने वादा किया कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को वो काबू में लाएंगे। फिर 2010 इलेक्शन में जब जेडीयू के पास 115 सीटें और बीजेपी के पास 91 थी, तो उन्होंने दोबारा अलायंस बना लिया। लेकिन 2015 में जब बीजेपी 53 सीटों पर सिमट कर रह गई और जेडीयू 71, तो नीतीश जी ने अपना मन बदल लिया और महागठबंधन में जुड़ गए, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस पहले से ही थे, मगर 2017 में बीजेपी के साथ दोबारा अलायंस बना लिया। फिर 2020 में जब लहर चली थी, तब आरजेडी के पास 75 सीटें थी, 74 सीटें बीजेपी के पास थी और जनता दल 49। इस इलेक्शन में कांग्रेस कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई थी। जेडीयू और बीजेपी ने दोबारा अलायंस बनाया। फिर 2022 में उन्होंने पता नहीं क्या सोचा और बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़कर महागठबंधन 2.2 के साथ अपना अलायंस जोड़ दिया, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस पहले से ही थे। बिहार की राजनीति ने 3 बड़े टर्न लिए। कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई लालू जी के पास और लालू जी के हाथ से सत्ता गई नीतीश जी के पास। लेकिन किस सरकार ने बिहार को कितना डेवलप करा, इसका अंदाजा तो सिर्फ ये 2 इंडेक्स ही बता सकते हैं, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम कंपेयर करेंगे 1990 का डाटा, 2005 का डाटा और 2024 का डाटा। सबसे पहले नजर मारते हैं जीएसडीपी पे, जिससे पता चलेगा कि एक समय के अंदर बिहार के अंदर कितने गुड्स और सर्विस बनाए, जिससे एक स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पूरा अंदाजा लग जाएगा। 1990 में बिहार की जीडीपी थी 49,400 करोड़ और लालू जी जीडीपी को 1,89,789 करोड़ तक ले गए। लेकिन पिछले 20 सालों में नीतीश जी ने बिहार की जीडीपी को 9,76,000 करोड़ तक पहुंचा दिया, जो एक बहुत बड़ा जंप है। अब नजर मारते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अलग अलग चीजों को ध्यान रखते हुए 0 से 1 के बीच में पॉइंट्स मिलते हैं। 1990 में बिहार के पॉइंट्स थे 0.376 और 2005 आते आते लालू जी ने इन पॉइंट्स को और गिरा दिया, जो हो गए 0.338। लेकिन 2005 के बाद जब नीतीश जी ने कमान संभाली, तो 2024 में ये रेटिंग आई 0.582, जो कि एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है पुराने टाइम को देखते हुए। बिहार चुनाव क्यों एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरे देश की नजर इस पे क्यों है, इसे समझने के लिए पहले हमें अपने करंट रूलिंग पार्टी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को सिर्फ 240 सीट मिली और मेजोरिटी बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, तो बीजेपी ने बीजेपी प्लस एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया और इस अलायंस का एक मेजर पार्ट है नीतीश जी, जो अपनी 12 सीट लेकर आए थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जैसा हम जानते हैं, इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है। नीतीश कुमार अपनी 12 सीट फ्री में नहीं लेके गए थे। फिलहाल बिहार की असेंबली में 243 सीट्स हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए होती हैं। और 2020 चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जिसमें से बीजेपी के पास 74 थी और जेडीयू के पास 43। और बीजेपी के सपोर्ट की वजह से ही नीतीश कुमार जी सीएम बन पाए। और अगर बिहार चुनाव में किसी कारण से बीजेपी सीट नहीं ला पाई और कांग्रेस या दूसरी पार्टी सीट ले आती हैं, तो नीतीश कुमार जी को सीएम बने रहने के लिए उन पार्टीज का सपोर्ट चाहिए होगा और वो पार्टीज कहेंगी कि वो अपना सपोर्ट सेंटर से हटाएं, जिस वजह से सेंटर की सरकार भी गिर सकती है। नीतीश के पास्ट पॉलिटिकल करियर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश जी सीएम बने रहने के लिए अलायंस बनाना और तोड़ना खूब अच्छे से जानते हैं। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी वोट चोरी, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मोदी जी कल्चरल कार्ड खेलते हुए बोलते हैं कि वो छठ पूजा को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में लाएंगे। क्या 2025 का बिहार चुनाव देश की राजनीति बदल देगा?